हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। तो प्यारे जवानों, आरसी सर्किट हम लोग पढ़ रहे थे और आरसी सर्किट में चार्जिंग का केस हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग जानने वाले हैं आरसी सर्किट में डिस्चार्जिंग। ध्यान रहे, हम डायरेक्ट करंट के लिए आरसी सर्किट पढ़ रहे हैं, मतलब यहां पर जो करंट है वो बैटरी से रिलेटेड था प्यारे जवानों। तो अब जरा देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है। देखो पिछले केस में कैपेसिटर चार्ज नहीं था, अब की बार कैपेसिटर हमारा ओरिजिनल हालात में फुली चार्ज है, ठीक है। और भाई साहब इसको हम किसी रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे, हम यहाँ पे की लगा रहे हैं। ये फुली चार्ज कैपेसिटर है, मान लो ये प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है। ये प्लेट माइनस क्यू पे है, ये माइनस प्लस क्यू इस पे चार्ज दे रखा है, और ये साहब की है। जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे तो जवानों देखो क्या होना है, जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, ये चार्ज जो है इस रास्ते से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और इस रास्ते से फ्लो होना शुरू होगा। इसके कारण क्या होगा कि इस रेजिस्टेंस आर के थ्रू कुछ करंट फ्लो करेगा। तो भाई साहब कितना करंट फ्लो करेगा किसी इंस्टेंट पर? आप सबको मालूम है कि एट टी इक्वल टू 0 की यदि हम बात करें तो t इक्वल टू 0 पर तो जो चार्ज रहेगा कैपेसिटर की प्लेट्स पर वो मान लो मैक्सिमम चार्ज है, मान लो क्यू नोट चार्ज दे दो इसको, ठीक है, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, और कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये रहेगा साहब मैक्सिमम चार्ज, राइट। और किसी समय t पर, जब टाइम t इक्वल टू t हो जाएगा, उस समय मान लो चार्ज की वैल्यू है स्मॉल q, तो ये स्मॉल q कितना रहेगा, ये वैल्यू हम निकालेंगे। और फिर इसकी हेल्प से हम लोग निकालने वाले हैं कि उस समय सर्किट में जब यहां कैपेसिटर के प्लेट्स पर चार्ज प्लस क्यू बचा है, इस पर माइनस क्यू बचा है, उस समय सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। प्यारे जवानों, लास्ट में हम लोग ये भी जानेंगे कि जब ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी हीट जनरेट होने वाली है। तो यहां पर आप ये भी मान सकते हो, इसकी कैपेसिटेंस तो C ले लेंगे हम, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी दो प्लेट्स के बीच में माना कि वो है V। तो मेरे प्यारे जवानों, अब बड़ी साधारण सी बात है, आप सबको मालूम है, यहां पर किसी भी इंस्टेंट पे मान लो इस पर Q चार्ज बचा है किसी समय पर, लेट अस से Q इज द चार्ज एट एनी इंस्टेंट एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। तो यदि अब मैं यहां पर केवीएल लगाना चाहूं इस पूरे लूप में, तो भाई साहब आप सबको मालूम है, इधर इस रास्ते से जाएंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q बाई C, फिर इधर से जाएंगे तो साहब वो आएगा IR। अब आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस के केस में प्लस से माइनस आता है करंट, तो माइनस वाला साइन लेकर चलेंगे तो माइनस I इंटू आर विल बी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? हमने क्या यूज किया है? बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द लूप। केवीएल हमने लगाया है यहां पे, और जैसे हमने केवीएल लगाया पूरे लूप में तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। मेरे प्यारे जवानों, यहां पर यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, चीजों को समझें, तो हम यहां पर लिख सकते हैं Q बाई C विल बी इक्वल टू I इंटू आर। अच्छा, यहां पर एक बात बड़ी समझने की है कि यहां पर जो I है वो dq बाई dt तो है, लेकिन माइनस के साथ है। अब आपके मन में सवाल आएगा जी माइनस के साथ क्यों है? तो बेटे क्योंकि शुरुआत में, अब लेटस से शुरुआत में इस पर 10 कूलम चार्ज था, तो किसी समय के बाद आप देखोगे मान लो 8 कूलम चार्ज बचा है, तो जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब वैल्यू डिक्रीजिंग हो रही है, इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया है? माइनस लगाया है। इसका मतलब मेरे प्यारे जवानों, यहां पर जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई? Q बाई C विल बी इक्वल टू माइनस dq बाई dt इंटू आर। अब आप सबको मालूम है कि एक तरह के वेरिएबल से एक तरफ लेकर जाएंगे, तो ये जो चार्ज Q है साहब इसको हम इधर ले आएंगे, तो यहां पर ये R है नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर अपने पास क्या बच जाएगा? dt को ऊपर भेज दो, तो dt, देखो भाई इस dt को हम ऊपर भेज रहे हैं तो dt ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया? C, और ये जो R है इसको नीचे ले आओ, और इधर क्या बच जाएगा साहब? माइनस dq डिवाइडेड बाई q। तो प्यारे जवानों, ये किसी इंस्टेंट पर कोई घटना हुई है, अब हमें टोटल निकालना है, किसी भी समय पे निकालना है, तो भाई साहब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। किसी समय पर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक हम निकाल रहे हैं, तो हम लोग 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट कर देंगे। इसी तरीके से हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो साहब शुरुआत में चार्ज हमने Q नोट माना था और बाद में क्या हो गया है? Q। आप इस शुरू के चार्ज को Q भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। क्लियर है? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी जो मर्जी है आप उस तरीके से आप यहाँ यूज कर सकते हैं डेटा।
तो प्यारे जवानों ये जो dt है इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है t आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू rc एज इट इज रहेगी और इसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 से t रहने वाली है, ये माइनस आगे रहने वाला है, एज इट इज आ जाएगा माइनस। और dq बाई q का इंटीग्रेशन आप सबको मालूम है, इट इज ln q मतलब log q टू द बेस e, ठीक है। और यहां पर लिमिट है भाई साहब q नॉट से लेके q। तो मेरे प्यारे जवानों यहां पर यदि हम इस हालात को गौर से देखें, अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर लिमिट पुट करें डिवाइडेड बाई आर सी, दैट विल कम्स आउट टू बी माइनस ln, यहां पर हम पुट करेंगे दिस इज द अपर लिमिट। अब ध्यान से समझना भाई साहब, अपर लिमिट माइनस, अब ये मत कर देना कि सिर्फ इसी की जगह पे क्यू नोट पुट कर दो ना, ये अपर लिमिट में log के साथ ये वैल्यू माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहां बाहर लगा लेता हूं, एक माइनस था ना ये बाहर, तो उसके लिए लगाया मैंने माइनस, वो था अपर लिमिट पुट कर दी, मतलब इसकी जगह ये पुट कर दिया हमने माइनस लोअर लिमिट, तो क्यू की जगह क्या पुट कर देंगे क्यू नॉट। अब भाई इसको यदि गौर से देखोगे तो जवानों क्यू टी डिवाइडेड बाई आर सी आ जाएगा, यहां पर ये क्या है हमारे पास माइनस है और इसको हम क्या लिख देंगे ln क्यू डिवाइडेड बाई माइनस क्यू नॉट, ठीक है। ये log m डिवाइडेड बाई n का रिलेशन होता है, log m माइनस log n। ये जो माइनस है मैं इस माइनस को इधर लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो मेरे प्यारे जवानों अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो अब आपको पता है कि यहां पर log है तो हम एंटी log ले लेंगे और वी कैन से दैट हम एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल लेंगे तो हमारे पास q का फंक्शन आ जाएगा। तो मैं एक बार इसको मिटा के इधर लिख देता हूं। हाँ तो जवानों अब हम यहां पर एक्सपोनेंशियल लेंगे तो क्या बनने वाला है प्यारे जवानों, e रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी एंड इट कम्स आउट टू बी q डिवाइडेड बाई q नॉट। इसका मतलब मेरे प्यारे जवानों यहां पर q की इक्वेशन आ जाएगी q नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर इंटू सी। ये इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, किसी भी समय पे चार्ज निकालने का रिश्ता आ चुका है। यहां पर ये जो टर्म है r इंटू सी, अगेन जैसा हमने चार्जिंग के केस में मैंने आपको बताया था वैसे ही हम यहां पर एक सिंबल डिसाइड कर देते हैं इसके लिए, दैट इज टाउ, और इस टाउ को हम कहेंगे r इंटू सी एंड इट इज द टाइम कांस्टेंट। क्या रहेगा ये टाइम कांस्टेंट। तो मेरे प्यारे जवानों अब यदि यहां से हम डिफाइन करना चाहें, मैं दो बातें कराने वाला हूं, टाइम कांस्टेंट को भी डिफाइन कराऊंगा और इस क्यू का टाइम के साथ ग्राफ भी कराऊंगा, तो वन बाय वन दोनों बातें करा देता हूं। तो सबसे पहले चलो टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर देते हैं। तो मेरे प्यारे जवानों यदि हम मान लें कि टाउ जो है वो टाइम के बराबर है यहां पे, तो कहने का मतलब है ये भी टी है ये भी टी है, टी एस से टी कट जाएगा तो 1 आएगा। इसका मतलब भाई साहब q इक्वल टू क्यू नॉट और e की पावर माइनस का 1, क्योंकि इनको काटा तो 1 आया और एक आगे माइनस था ही। तो मेरे प्यारे जवानों ये वैल्यू आ चुकी है q इक्वल टू 1 बाई ई इंटू क्यू नॉट। और यदि इसको हम ध्यान से देखें प्यारे जवानों तो ये कितना है, ये है q इज इक्वल टू 36.8% ऑफ क्यू नॉट। इसका मतलब जो हमने इनिशियली चार्ज लिया था, जो मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स पर लिया था, कितने समय के बाद, दोबारा से बोल रहा हूं मैं ध्यान से सुनो, कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो मैक्सिमम चार्ज था, मतलब चार्ज ऑफ द कैपेसिटर जिसको हम कहते हैं, उसका जब 36.8% जितने समय में बचेगा वही समय टाइम कांस्टेंट के बराबर होना है। कहने का मतलब ऐसे समझ लो, फॉर एग्जांपल आपने मान लो t इक्वल टू 0 था, उस समय कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज था माना कि 10 कूलम 100 कूलम था, चलो समझाने के लिए मैं बड़ा डेटा ले रहा हूं, ठीक है। 100 कूलम चार्ज था, मान लो वक्त बीतता गया और ये चार्ज है ये कम होता गया, तो एक ना एक दिन इसकी वैल्यू 36.8% मतलब 36.8 कूलम जरूर बचेगी। प्यारे जवानों इसका 36.8% इतना ही होगा। तो जब जितना समय हो चुका होगा, मान लो 2 सेकेंड हो चुके हैं, तो ये जो 2 सेकेंड है इट इज द टाइम कांस्टेंट। समझ आया होगा। तो टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करने की 2 बातें मैं पिछली वीडियो में बता चुका था, ये है तीसरी बात। तो आपको अपनी आंखें खोल के रखनी है, अपनी भाई साहब दिमाग की खिड़की खोल के रखनी है कि क्या उसने चार्जिंग के केस में तो डिफाइन नहीं किया, क्या उसने करंट के टर्म्स में तो डिफाइन नहीं किया, क्या उसने डिस्चार्जिंग के केस में डिफाइन किया है। तो भाई साहब आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। टाइम कांस्टेंट की तीसरी डेफिनेशन मैं यहां पे बता रहा हूं। हालांकि डिस्चार्जिंग के केस में पहली डेफिनेशन है,
कि भाई साहब जब भी कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा किसी एक रेजिस्टेंस के थ्रू, तो उस समय जितने समय में वो 36.8% चार्ज बचेगा, इतना परसेंट चार्ज बचेगा, मैक्सिमम चार्ज इनिशियली था उसका, जितनी समय में इतना चार्ज बच जाएगा। ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना खत्म हो जाएगा, 100 में से 36.8 खत्म नहीं हो रहा, बल्कि 36.8 बच रहा है। तो मेरे प्यारे जवानों, 63.2% चार्ज जब खत्म हो चुका होगा तो कितना समय लेगा वो ऐसा करने में, उसी समय को हम टाइम कांस्टेंट कहेंगे। तो टाइम कांस्टेंट की कोई आपसे यूनिट पूछेगा या डायमेंशंस पूछेगा तो यूनिट तो इसकी ऐसे टाइम हो जाएगा ऐसे सिस्टम में, और डायमेंशंस इसकी टी वाली डायमेंशंस ही हो जाएंगी। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बात बताता हूं यहां पर ग्राफ की। तो प्यारे जवानों, ये छोटी मोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सब बातों को अच्छे से आप समझते चलिए और प्रैक्टिस भी करनी है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये आपको आगे डाउट्स जो है वो नहीं आने देंगी यदि आप इनको रेगुलर बेसिस पर पढ़ेंगे तो। और भाई साहब नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जानी है, ठीक है। तो भाई साहब अब मैं बताता हूं ग्राफ के बारे में। ये टाइम का ग्राफ है, किसके साथ है भाई साहब, क्यू का टाइम के साथ ग्राफ है। तो किसी इंस्टेंट पर जो इक्वेशन थी हमने देखा था वो Q इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ। अब यदि मैं गौर से कहूं कि माना कि t इक्वल टू 0 है, तो भाई साहब 0 बटा समथिंग 0 हो जाएगा, और o की पावर 0, e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब q की वैल्यू कितनी थी उस समय, Q नॉट थी, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू थी। लेट अस से ये था मैक्सिमम, दैट इज Q नॉट। और जैसे जैसे वक्त बीतेगा इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो भाई साहब इंफिनिटी अपॉन समथिंग इज इंफिनिटी, लेकिन आगे माइनस है, तो भाई सीधी सी बात है e की पावर माइनस इंफिनिटी। e की पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, e की पावर माइनस इंफिनिटी को आप लिख सकते हो 1 बाई e की पावर इंफिनिटी, दैट इज 0। तो मेरे प्यारे जवानों, उस समय q की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब चार्ज जो है घटता 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 इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीटली घटेगा। ध्यान रहे भाई, यहां पर ये नीचे वाली एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ चला जाएगा। तो आप भी ध्यान रखना कि इसको टच ना करें। मैंने यहां पर टच नहीं किया है, थोड़ा सा चलो मैं और ऊपर बना देता हूं ताकि आप में से किसी को कोई परेशानी ना हो। क्लियर है। तो मेरे प्यारे जवानों, ये वैल्यू हो जाएगी 0। 0 से हम टाइम की तरफ आगे बढ़े तो चार्ज घटते घटते घट गया है। तो प्यारे जवानों, चार्ज किसी इंस्टेंट पर कितना था वो हमने निकाला, चार्ज का टाइम के साथ क्या ग्राफ था वो हमने निकाला, और भाई साहब यहां पर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी वो हमने निकाली। हाँ, यहां पर एक चीज और आप दिखा सकते हो ग्राफ में कि जब टाइम जो है वो टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है, उस समय जो चार्ज बचता था, याद करो वो कितना बचता था, Q नॉट डिवाइडेड बाई E, Q नॉट डिवाइडेड बाई E। तो हो सकता है ये भी किसी ग्राफ में आपसे पूछ ले, तो आप ये भी आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे जवानों, इन सब चीजों को आगे करते चलना है। अब मैं बताता हूं कि किसी समय पे यदि वो आपसे करंट पूछता तो कैसे निकालते हैं। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, एज वी नो दैट I इक्वल टू dq बाई dt, लेकिन मेरे प्यारे जवानों इस केस में हमने माइनस भी लगाया था क्योंकि डिक्रीजिंग था, तो माइनस तो लगा ही रहेगा। तो माइनस d बाई dt, और q की इक्वेशन लिख देते हैं हम। q की इक्वेशन क्या है साहब, इट इज q नॉट e रेज टू पावर माइनस t डिवाइडेड बाई टाउ। अब भाई साहब ये Q नॉट तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लो, तो माइनस का Q नॉट d बाई डी टी ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। अब आपको तो मालूम है कि e का डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे, e की पावर x यदि है तो वैसे का वैसा ही आता है। तो भाई साहब यहां पर भी क्या होना है, e की पावर माइनस जो भी था वैसे का वैसा आ जाएगा, बस इस x का डिफरेंशिएशन और कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो कितना आएगा, इट कम्स आउट टू बी -1 डिवाइडेड बाई टाउ। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, कहने का मतलब प्लस आ जाएगा। तो यहां पर जो अपने पास इक्वेशन आएगी, I विल बी इक्वल टू, इट विल बी Q नॉट, ध्यान से समझते चलना, इट विल बी Q नॉट, ये वैल्यू तो एज इट इज है ही है, दैट इज e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ, और नीचे क्या है साहब, टाउ भी है। अब ये जो टाउ है क्या होता है यार, आपको तो मालूम है, इट इज, अभी मैंने लिखा रखा था आपके लिए, यहां पर आर सी की जगह हमने टाउ लिखा था, तो R इंटू सी। अच्छा जवानों, एक बात बताओ, यदि हम इनिशियल सर्किट में कितना चार्ज था कैपेसिटर के केस में और कितना उसके पोटेंशियल डिफरेंस था, उसका रिश्ता निकालते, तो आपको मालूम है Q इक्वल टू सी इंटू वी होता है, और Q क्योंकि मैक्सिमम ले रहे थे तो Q नॉट लिखते हैं। अरे यही तो लिखते हैं हम शुरुआत की हालात के लिए, तो Q नॉट बाई सी को हम क्या लिख देते प्यारे जवानों, ये v लिख देते। इसका मतलब यहां पर जो I की वैल्यू आने वाली थी वो क्या आ जाती, v डिवाइडेड बाई आर एंड e रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ। और v डिवाइडेड बाई आर क्या होता है साहब, ये v डिवाइडेड बाई आर को हम लिख सकते हैं क्या,
कोई भी इंस्टेंट पर जो इनिशियली जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था वो और रेजिस्टेंस तो मतलब मैक्सिमम करंट आ जाएगा एंड इट इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ। ये रिश्ता हमारे पास बन चुका है, तो किसी भी समय में करंट हमारे पास यहां से आ गया है। अब यहां से भी वही बात आती है, हम एक बार यहां से अगेन टाउ को डिफाइन कर देंगे और इसका भाई साहब ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। तो प्यारे जवानों अब गौर से देखोगे आप तो अब आपको ना कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, क्योंकि इस तरह की तीन चीजें हम ऑलरेडी 3 बार कर चुके हैं, 2 बार चार्जिंग के केस में, 1 बार डिस्चार्जिंग के केस में, अब मैं 4th टाइम करा रहा हूं। तो इस इक्वेशन से आप मेरे ख्याल से रूबरू हो चुके होंगे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो प्यारे जवानों यदि मैं गौर से देखूं, चलो मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं एक बार। भाई साहब देखना, यहां से मैं इधर से लिखता शुरू करता हूं। तो भाई साहब मैं आपसे कह देता हूं कि एट टी इक्वल टू 0 की यदि मैं बात करूं तो ये t इक्वल टू 0 पर e की पावर 0 क्या होता है साहब 1 होता है। इसका मतलब i इक्वल टू क्या हो जाएगा आई नॉट। अब ये बात बड़ी गजब की है साहब, इसका मतलब है कि जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे उस समय करंट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम करंट उस समय जा रहा होगा और थोड़ी देर बाद करंट घटना शुरू हो जाएगा, घटते घटते घट ही जाएगा। तो प्यारे जवानों यदि टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी उस समय करंट किसको अप्रोच करना है 0 को, क्योंकि वही बात है इन्फिनिटी अपॉन समथिंग इज इन्फिनिटी एंड लेकिन ये माइनस का इन्फिनिटी है तो 0 आ जाएगा। क्लियर है? इसका ग्राफ हूबहू वैसा ही आएगा जैसा हमने यहां अभी चार्ज के लिए बनाया था, तो हालात इसकी ऐसी ही आनी है। ठीक है, यहां पर ये मैक्सिमम करंट रहेगा आई नॉट। यहां पर आप दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो कि जब t इक्वल टू टाउ होगा तो ये आई नॉट बाई ई होगा। ये कैसे आएगा ये अभी देख लेते हैं भाई। तो डिफाइन द टाइम कांस्टेंट अगेन फ्रॉम दिस इक्वेशन। आपको मालूम है यदि हम मान लें कि साहब टाइम इक्वल टू टाउ ले लें या टाउ इक्वल टू टाइम ले लें, जो आप वैसे डिफाइन हम टाउ को कर रहे हैं तो हम लेट अस से टाउ इक्वल टू टी, तो टाउ को टी के बराबर पुट करते हैं तो टी से टी कट जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई साहब आई नॉट इंटू ई की पावर -1। इसका मतलब आई इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई ई। इसका मतलब है कि टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट ये वो टाइम है जिसके अंदर भाई साहब करंट कितना हो जाएगा सर्किट में 36.8% ऑफ द मैक्सिमम करंट। मान लो कि जैसे स्विच को ऑन किया उसके बाद 5 सेकंड में, मैं ऐसे डेटा ले रहा हूं ठीक है, 5 सेकंड में जो मैक्सिमम करंट था, मान लो 100 एम्पियर का करंट था, जैसे स्विच को ऑन किया करंट मान लो 100 एम्पियर था और 5 सेकंड के बाद घट के ये हो गया 36.8 एम्पियर। तो ये जो 5 सेकंड आया है ना, 5 जो आया है इट इज द टाइम कांस्टेंट। तो प्यारे जवानों आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी कि मैं टाइम कांस्टेंट की बात क्या कर रहा हूं। टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट टाइम ही है, लेकिन ये वो टाइम है जितने समय में सर्किट का जो करंट है वो घट के कितना हो जाएगा 36.8% ऑफ मैक्सिमम करंट। जितना मैक्सिमम करंट था उसका 36.8% होने वाला है। तो मेरे प्यारे जवानों आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मौज मस्ती से। हाँ, तो अब मैं एक छोटी सी बात और कराऊंगा, एक सर्किट बनाता हूं कि भाई साहब कितना करंट, जो करंट फ्लो किया उसके कारण कितना हीट जनरेट होगी रेजिस्टेंस में, अब हम वो कैलकुलेट करते हैं। हाँ तो प्यारे जवानों देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये हमारा कैपेसिटर है, वही फुली चार्ज था कैपेसिटर, इसको यहाँ पे हमने की लगाई थी, उसको हमने क्लोज कर दिया। तो जैसे इसको क्लोज किया, आपको मालूम है अभी हमने निकाले थे कि जो करंट फ्लो करेगा किसी भी इंस्टेंट पे वो करंट इस तरीके से वेरी करेगा, वेरिएबल करंट होगा साहब। ठीक है, अपने को ये बताना है कि इस रेजिस्टेंस में कितनी हीट पैदा होगी। तो यदि किसी इंस्टेंट पर करंट आई जा रहा है तो छोटे से इंस्टेंट में यदि हीट निकालना चाहेंगे तो आई स्क्वायर आर इंटू डी टी हीट जनरेट हो जाएगी। और यदि टोटल हीट निकालेंगे तो साहब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। और इंटीग्रेशन कहां से कहां भाई साहब 0 से लेके इन्फिनिटी टाइम तक, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होने में कितना समय लेता था, इनफाइनाइट टाइम लेता था। तो भाई साहब इंटीग्रेशन कर दो, आई का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आई की इक्वेशन होती थी आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। मैं जानबूझ के इसको क्यू और सी की टर्म्स में लेके आ रहा हूं, क्यू नॉट हमने इस पे इनिशियल चार्ज मान रखा था तो उसी की टर्म्स में लेके आ रहा हूं। फाइनली बाद में बताऊंगा कारण क्या है, अपने आप ही दिख जाएगा, बताने की आवश्यकता नहीं होगी।
ठीक है। तो भाई साहब इसको मैंने बदल दिया वी नॉट बाई आर से, मतलब आई नॉट को बदल दिया वी बाई आर से, और फिर वी को बदल दिया भाई साहब क्यू नॉट बाई सी से। ठीक है, तो कुल मिला के ये इक्वेशन है अपने पास, ऑलरेडी यही निकल के आई थी, इसको तो हमने कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को यहां लिख रहा हूं, इसका स्क्वायर करना है भाई, तो इस चीज का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज क्यू नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सी स्क्वायर ई की पावर माइनस, अब देखो स्क्वायर करोगे तो यहां 2 लिख देता हूं मैं। ठीक है, 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई आर इंटू सी हो गया भाई साहब, आई स्क्वायर की वैल्यू रख दी, इंटू आर, कैपिटल आर इंटू डी टी। भाई साहब एक आर से एक आर निपट जाएगा, तो कुल मिलाकर क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर सी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई की पावर -2 इंटू टी डिवाइडेड बाई आर सी इंटू डी टी। प्यारे जवानों, अब यहां पर एक बात अपने को समझनी होती है इंटीग्रेशन के लिए, कि वैसे तो इंटीग्रेशन जो है e की पावर x का वो e की पावर x ही होता है, लेकिन यदि e की पावर x के अलावा कुछ दे रखा है, मान लो e की पावर x की बजाय ऐसे दे रखा है 2x, ठीक है ना, e की पावर 2x दे रखा है, और इसका इंटीग्रेशन करना है साहब, यहां dx दे रखा है, तो हमें हमेशा क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा टाइम खराब नहीं कराना चाहता, मैं शॉर्ट में आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान रखें आप लोग, कि इस चीज का डिफरेंशिएशन इसके मल्टीप्लाई में लिख दो, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, तो मैं 2 यहां लिख देता हूं, 2 से मैं डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है? तो कुल मिलाकर इस चीज का जो इंटीग्रेशन है, फिर वो जो यहां पे लिखा था डिट्टो वही हो जाएगा, तो e की पावर 2x ही आ जाएगा, और नीचे बच गया हाफ। क्लियर है? तो यही फंडा जब हम यहां यूज करेंगे, तो इस चीज का डिफरेंशिएशन हमें यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसी से हम डिवाइड करेंगे, तो कुल मिलाकर जो हीट पैदा होगी वो कितनी आ जाएगी, क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखना भाई, e की पावर थोड़ा सा मैं लिख के दिखा रहा हूं, -2 इंटू टी डिवाइडेड बाई आर सी। अब इसका यदि डिफरेंशिएशन देखें t के रेस्पेक्ट में, तो 2 डिवाइडेड बाई आर सी आएगा और माइनस के साथ, तो मैं उसको लिख देता हूं -2 डिवाइडेड बाई आर इंटू सी, लेकिन उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसी से मैं डिवाइड भी करूंगा पूरी चीज को, तो -2 डिवाइडेड बाई आर इंटू सी, और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी। क्लियर है? तो अब मैंने जैसा कि बताया था कि e की पावर 2x था और उसका डिफरेंशिएशन के साथ लिख दिया था, तो आंसर e की पावर 2x ही आया था, बाकी जो बच गया वो एज इट इज था। तो इस चीज का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन भी क्या आ जाएगा, ऐसे यहां पर भी इंटीग्रेशन की बात करी थी मैंने, ठीक है ना, कि भाई इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये की वैल्यू ऐसे कैसी आ जाएगी, ये शॉर्ट में बता रहा हूं। वैसे हम इसको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स इसको बहुत से अच्छे से प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता। अब भाई ये r से ये r निपट जाएगा, एक c से ये c निपट जाएगा, तो कुल मिलाकर बचेगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई c, और ये 2 भी है भाई साहब, क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, और साहब माइनस भी है तो माइनस भी हम लगा देंगे। क्लियर है? यहां पर क्या बचने वाला है भाई, एज इट इज e की पावर -2 इंटू टी डिवाइडेड बाई आर इंटू सी, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो सबसे पहले टाइम की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे, तो आपको मालूम ही है कि e की पावर माइनस इंफिनिटी आएगा, और e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो भाई साहब इसकी अपर लिमिट जो पुट करेंगे, चलो मैं पुट करके भी दिखा देता हूं आपको, वो वैल्यू आ जाएगी 0। भाई e की पावर माइनस इंफिनिटी लिख दो, बस ये तो 0 ही है, माइनस, अब 0 पुट करोगे, e की पावर 0 क्या होती है 1, तो भाई साहब 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो इसका तो कोई वैल्यू बची नहीं, और ये माइनस है इसके साथ प्लस हो गया, तो कुल मिलाकर ये वैल्यू आ गई क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। ये क्या है, इट इज द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। प्यारे जवानों, अब आपको समझ आया होगा कि मैंने क्यू की टर्म्स में डेटा क्यों लिया था शुरू में करंट वाला, ताकि आपको मालूम हो कैपेसिटर की जो इनिशियल एनर्जी यदि आप निकालना चाहोगे तो इट इज क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी, यही वैल्यू थी। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा जी हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो आप, आंसर भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने क्योंकि क्यू नोट लेके चला था मैं डेटा में, इसलिए मैंने क्यू नोट के टर्म्स में आंसर निकाला। तो मैं आपको फिर बताता हूं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी हीट पैदा हुई, जितना इस कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी थी, जितना कैपेसिटर में इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी, वो सारी की सारी एनर्जी रेजिस्टेंस के थ्रू हीट की फॉर्म में रिलीज हो चुकी है। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। हीट का एक्सप्रेशन निकालना बेहद आसान था, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी का कंसेप्ट लगाया,
और इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करते समय हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ा कि जो e की पावर में जो चीज लिखी हुई थी उसका t के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन आना था, मतलब -2 इंटू टी डिवाइडेड बाई आर इंटू सी, ये चीज लिखी हुई है इसकी पावर में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा t के रेस्पेक्ट में, t को हटा दो बस, ये डिफरेंशिएशन आएगा। तो इसी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था और इसी से मैंने डिवाइड कर दिया था। ये इंटीग्रेशन की टेक्निक है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स तो बखूबी इससे जानते हैं। हालांकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम लोग कर सकते थे, वहां पर थोड़ा सा 2 स्टेप फालतू लिखने पड़ते कि लेट अस से दिस इज जेड, और फिर मैं आगे इसको प्रोसीड करवाता। क्यों टाइम वेस्ट करना, समझदार हैं आप लोग, ठीक है। इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। तो अब इस चीज का जो आंसर है वो e की पावर -2t डिवाइडेड बाई आर सी आ गया। अब इसमें हमने लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट पुट करी, पहले टाइम की जगह पे इन्फिनिटी पुट करा, तो इन्फिनिटी पुट करेंगे, आगे माइनस का है तो माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। -0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 क्या होते हैं साहब 1, तो मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। e की पावर माइनस इन्फिनिटी को 0 लिख देंगे, तो ये 0 है और ये -1 है, तो कुल मिलाकर ये -1 आएगा। -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे जवानों कि किसी भी एक कैपेसिटर से यदि आपसे पूछा जाता है कि कैपेसिटर की भाई साहब ये जो रेजिस्टेंस के थ्रू यदि ये डिस्चार्ज होता है तो इस रेजिस्टेंस में कितनी हीट पैदा होगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्यारे जवानों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। भाई मैंने इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा दिया है, इसके न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कहीं कोई डाउट है तो मुझे आप जरूर बताइए। प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। हंसते मुस्कुराते फिजिक्स पढ़िए। गुड बाय, टेक केयर।